हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 9 में आज हम एक नए अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं। अध्याय का नाम है केदारनाथ अग्रवाल, जो हमारे इस रचना के कवि हैं। यह अध्याय कक्षा 9 में आरबीएससी और सीबीएसई दोनों में लगता है, दोनों के अंदर समान रूप से लगता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले केदारनाथ अग्रवाल जी के जीवन परिचय के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में और उसके बाद दी गई कविता है उसका अध्ययन करेंगे। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासिन गांव में सन 1911 में हुआ था। उनकी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय से हुई थी। केदारनाथ अग्रवाल पेशे से वकील रहे हैं। उनका तत्कालीन साहित्यिक आंदोलन से गहरा जुड़ाव रहा है। पेशे से ये वकील थे, इलाहाबाद से इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी और तत्कालीन जो साहित्य है, उस समय का जो साहित्यिक आंदोलन है, उससे वो जुड़े रहे हैं। 2000 में उनका देहांत हुआ था। उनकी रचनाओं में प्रमुख रूप से नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापे और कहे केदार खरी खरी। केदारनाथ जी इस काव्य में खरी खरी बहुत कहते हैं। ये इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। उन्हें पुरस्कारों के अंतर्गत सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, इससे सम्मानित किया गया है। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ये छायावाद के बाद जो प्रयोगवाद प्रगतिवाद आया, उसके अंतर्गत एक काव्य धारा है प्रगतिवाद, जो छायावाद के बाद के अंतर्गत आती है। इस धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं जन सामान्य का संघर्ष। मतलब आज़ादी के बाद जब 1947 में हमें आज़ादी मिली और लोगों को जो सपने दिखाए गए थे कि हमें आज़ादी के बाद ये अधिकार मिलेंगे, ये खुशियाँ छा जाएंगी, सब खुशहाल हो जाएंगे, और वो चीज़ें जब नहीं मिली, किसान वर्ग वैसे ही दुखी रहा, परेशान रहा। तो इन कवियों ने एक नई काव्य धारा का आगाज किया, प्रगतिवाद की। जो प्रगति हमें मिलनी चाहिए थी वो क्यों नहीं मिली। तो उसमें जन सामान्य का संघर्ष आपको देखने को मिलेगा ऐसी कविताओं में। प्रकृति सौंदर्य उनकी कविताओं का मुख्य प्रतिपाद्य है। प्रकृति सौंदर्य तो आप सभी जानते हैं, लगभग सभी समय की कविताओं में मिलता है, चाहे वो छायावाद हो, प्रगतिवाद हो, प्रयोगवाद हो। तो इसमें भी आपको प्रकृति सौंदर्य का जो रूप है वो उनकी कविताओं में मुख्य रूप से देखने को मिलेगा। उनके यहाँ प्रकृति का यथार्थवादी रूप व्यक्त हुआ है। मतलब प्रकृति में जो दिख रहा है, जो सच है, वही दिखाया इन्होंने। ये नहीं है कि प्रकृति में अन्य कवियों की तरह कल्पना करी है और उस कल्पना के माध्यम से बढ़ा चढ़ा करके उस प्रकृति का वर्णन किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसमें शब्दों का सौंदर्य जरूर मिलेगा आपको, शब्द अच्छे अच्छे रखे गए हैं, जो प्राकृतिक सुषमा है उसको बताने का प्रयास किया है। ध्वनियों की धारा है, स्थापत्य की कला है। जैसे मानो कोई भवन का निर्माण करते हैं तो एक एक ईंट बड़ी सहेज कर रखी जाती है, उसी प्रकार इन कविताओं में शब्द जो हैं वो ईंटों की तरह बहुत ही सहेज सहेज कर रखे गए हैं। शानदार तरीके से, जानदार तरीके से उन शब्दों में मानो ध्वनियाँ निकलती हैं, एक सुंदर आवाज़ निकलती है। संगीतात्मकता उनके काव्य की एक अन्यतम विशेषता है। उन पंक्तियों में एक संगीत, एक लय क्या निकलती है, एक लय निकलती है, ताल निकलता है, एक सुर निकलती है। बुंदेलखंडी समाज का दिन दिन क्या होता है, दिन भर का जो जीवन यापन का होता है कार्यक्रम, दिन भर का जीवन यापन का जो कार्यक्रम होता है, दिनचर्या जिसे कहते हैं। तो बुंदेलखंड प्रदेश जो है, उस समाज का दिन जीवन
अपने खुलेपन और उमंग के साथ उनके काव्य में अभिव्यक्त हुआ है। बुंदेलखंड के आसपास के जो लोगों हैं उनका जीवन को उन्होंने अपनी कविता में उभारा है, दिखाया है, व्यक्त किया है कि किस प्रकार वो खुलेपन के साथ, उमंग के साथ अपना जीवन व्यतीत करते। केदार कविता की भाषा को लोक भाषा के निकट लाते हैं। ये नहीं है कि ठेठ तत्सम शब्दावली से युक्त, संस्कृत शब्दों से युक्त भाषा रखते, नहीं। ग्रामीण भाषा, लोक भाषा, जन भाषा जो होती है, आम जनता की बोलचाल की जो भाषा होती है, उसका उन्होंने इस्तेमाल किया है अपनी कविता में। ग्रामीण जीवन से जुड़े बिंबों, बिंब क्या होते हैं? एक प्रकार के, जैसे हम आईने में देखते हैं तो हमारी परछाई, हमारा बिंब, हमारा प्रतिबिंब नजर आता है, ठीक उसी प्रकार ग्रामीण जीवन का जो दृश्य है, विशाल दृश्य है, उसको अपनी कविता में आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करते हैं। ग्रामीण जीवन देखना चाहिए, सभी को देखना चाहिए। कैसा दृश्य होता है ये हम गांव के लोग अच्छे से जानते हैं, और इसी का वर्णन केदारनाथ जी ने किया। प्रस्तुत कविता में कवि का प्रकृति के प्रति गहन अनुराग व्यक्त हुआ है, बहुत गहरा प्रेम व्यक्त हुआ है। प्रकृति के प्रति जो उनका प्रेम है वो व्यक्त हुआ है। कवि चंद्रगहना नामक स्थान से लौट रहा है। स्थान का नाम है चंद्रगहना। लौटते हुए उसके किसान मन को खेत खलिहान और उनका प्राकृतिक परिवेश सहज आकर्षित कर लेता है। भाई, हम गांव से लौट रहे होते हैं, पहले इतने संसाधन यातायात के तो नहीं थे, तो हम कहीं रुक जाते थे चलते चलते, तो कभी भी एक खेत खलिहान को देख करके उसकी ओर आकर्षित होकर के, उस प्राकृतिक परिवेश को आकर्षित होकर के बैठ जाते हैं। इस कविता में कवि की उस सृजनात्मक कल्पना की अभिव्यक्ति है जो साधारण चीजों में भी असाधारण सौंदर्य देखना चाहती है और देख लेती है। कवि है वो देख लेता है, साधारण चीजों में असाधारण सौंदर्य देख लेता है। और कवि भी एक खेत में या एक खेत के पास बैठ करके उस खेत की साधारण सी खेती में, साधारण सी फसल में, छोटे छोटे पौधों में असाधारणता, असाधारण सौंदर्य देख लेते हैं। उस सौंदर्य को शहरी विकास की तीव्र गति के बीच भी अपनी संवेदना में सुरक्षित रखना चाहती। वो जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य को शहरी विकास का जो तेज गति से विकास हो रहा है उसके बीच अपनी संवेदना के रूप में सुरक्षित रखना चाहते हैं। और ये प्रश्न भी बनेगा कि अंतिम पंक्तियों में आएगा वो प्रश्न कि किस प्रकार से यह कविता ग्रामीण परिवेश का प्रतिनिधित्व करती है और शहर में जो तीव्र विकास है उससे दूर एक प्राकृतिक सुषमा की ये कविता है। यहाँ प्रकृति और संस्कृति की एकता व्यक्त हुई है। गांव के जीवन में, खेतीहर जीवन में प्रकृति भी है और संस्कृति भी है। हमारे पूर्वजों के जीवन यापन की एक शैली भी है, परंपरा भी है, और उसका एक प्रतिनिधि नमूना है ये कविता, जिसमें उसने किसी एक खेत के किनारे बैठ करके, जो कवि चंद्रगहना नामक स्थान से लौट रहा है और लौटते लौटते एक खेत के किनारे बैठ जाता है और वहाँ प्राकृतिक सुषमा में असाधारण सौंदर्य देखता है, उसी का कवि ने वर्णन किया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, चलिए फिर आरंभ करते हैं। हमने जीवन परिचय को अच्छे से जाना और इस कविता के परिचय को भी हमने अच्छे से देख लिया है। कविता का हमारा शीर्षक है चंद्रगहना से लौटती बहर। चंद्रगहना से लौट रहे हैं कवि और एक स्थान पर बैठ करके उस परिदृश्य का वर्णन कर रहे हैं। देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। कवि क्या कहता है कि देख आया चंद्रगहना, चंद्रगहना नामक स्थान को मैं देख करके आ गया हूँ अच्छे तरीके से, और अब देख रहा हूँ मैं एक दृश्य, एक मनोरम दृश्य। मैं अर्थात कवि केदारनाथ अग्रवाल एक दृश्य देख रहा है। मेड़, मेड़ तो आप जानते होंगे, ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं वो जानते हैं। मेड़ होता है खेत का किनारा जो होता है, जिसे बाड़ बोलते हैं, मेड़ बोलते हैं, खेत का ऊंचा किनारा, जहाँ बैठ करके लोग, किसान लोग कलेवा करते हैं, भोजन करते हैं, खेत से आया हुआ प्याज रोटी खाते हैं। तो मेड़ पर बैठ करके इस खेत की मेड़ पर बैठ करके अब मैं क्या देख रहा हूँ? दृश्य देख रहा हूँ, बैठा अकेला, अकेला बैठा। देखिए कविता बिल्कुल सरल है, साधारण शब्दों से युक्त है, आसानी से समझ में आ जाने वाली है कि देख आया हूँ एक चंद्रगहना नामक स्थान को, अब देख रहा हूँ दृश्य में, अब मैं दृश्य देख रहा हूँ अकेला बैठा मेड़ पर इस खेत की मेड़ पर बैठ करके
दृश्य देख रहा हूँ। कैसा दृश्य है, चलिए आगे बढ़ते हैं, पता चलेगा कैसा दृश्य है। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है। जैसे दूल्हा खड़ा होता है ना, वैसे मुरेठा। मुरेठा क्या होता है? पगड़ी। पगड़ी तो जानते हैं सभी विद्यार्थी, हमारे ग्रामीण परिवेश में सर पे बांधी जाने वाली पगड़ी, और वो भी क्या है? गुलाबी रंग की पगड़ी पहन रखी है। अब देख लेते हैं कौन? चना। एक बीते के बराबर। बीता क्या होता है? बिंदाल, जो जानते हो ना आप, बिंदाल। बिंदाल क्या होता है? बिंदाल अंगूठे से लेकर के छोटी वाली अंगुली की जो लंबाई होती है वो बिंदाल होती है, उसे कहते हैं बीता। बिंदाल भर का, है ना। जिसे हम कह सकते हैं कि 7-8 इंच, अधिकतम ज़्यादा बड़ी हाथ है तो 9 इंच। तो 7-8 इंच का एक चना है, हरा ठिगना। ठिगना मतलब नाटा, नाटा या छोटा। छोटा सा एक चना है, वो इस खेत में बित्ती के बराबर, मतलब बिंदाल भर का एक चना है, वो इस खेत में हरा हरा ठिगना चना खड़ा है। बांधे मुरेठा, पगड़ी बांधे, पगड़ी बांधे शीश पर, सिर पर छोटे गुलाबी फूल का। चने के कैसे फूल आते हैं? गुलाबी रंग के फूल आते हैं। तो इस चने के ऊपर गुलाबी रंग के फूल आए हैं, जो कवि को कैसे लग रहे हैं? मानो उस चने ने गुलाबी रंग की पगड़ी पहन रखी है, मानो वो सजकर खड़ा है। जैसे दूल्हा खड़ा हो पगड़ी बांध करके, सेहरा बांध करके, वैसे ही ये हरा ठिगना चना, हरा ठिगना यानी छोटा नाटा बिंदाल भर का चना, इस खेत में मुरेठा बांध करके, पगड़ी बांध करके, मानो मंडप में जैसे खड़ा हो वैसे दुल्हे के रूप में खड़ा है। मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार आपको आधुनिक कविता में खूब मिलेगा, यहाँ पर भी मिला है। क्यों? चने को ठिगना बताया है, सिर पर पगड़ी बांधे हुए बताया है, तो बांधे मुरेठा सिर पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। पास ही मिलकर उगी है बीच में असली अठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर। ये लीजिए भाई, दूल्हा खड़ा है तो दुल्हन भी आएगी। आगे कैसे, सुनिए। पास ही मिलकर, बिल्कुल नजदीक, उस चने के नजदीक ही बीच में अलसी, अलसी का पौधा खड़ा है। अलसी का पौधा होता है छोटा सा, और नीले नीले फूल आते हैं उसके। तो अलसी का पौधा उस चने के पास ही हठीली, मानो हट करके, हट यानी जिद करके, जिद्दी से हट करके असली खड़ी है, जो देह की पतली है, शरीर में पतली है, कमर उसकी कैसी है? लचीली है। एक लचीली कमर वाली, शरीर से पतली पतली एक अलसी का पौधा खड़ा है बीच में, नीले फूले फूल को, नीले रंग के फूले हुए खिले हुए फूल को सिर पर चढ़ाकर, अर्थात उस अलसी के पौधे पर नीले रंग का फूल खिला हुआ है, और वो बिल्कुल चने के निकट ही खड़ी है। देखिए क्या बातचीत हो रही है उन दोनों में। ये देखिए कवि ने इसका वर्णन भी किया है यहाँ पर दृश्य के अंतर्गत। ये चना है, ये अलसी का पौधा है, बाकी और पौधे शहनाई बजा रहे हैं। ब्याह मंडप में ये देखिए वरमालाएं लेकर के खड़े हैं। क्या दृश्य बनाया है कवि ने उस खेत के निकट बैठ करके। कह रही है, अलसी कह रही है, कह रही है जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। क्या छुए? नीला फूल, नीला फूल जो उसके ऊपर खिला हुआ है, चना ठिगना है। कह रही है अलसी, अलसी जो हट करके निकट खड़ी हुई है, वो कह रही है जो छुए यह, जो यह फूल छुएगा मेरा, दूं हृदय का दान उसको, उसको अपना हृदय दान में दे दूंगी, अर्थात मैं उससे विवाह कर लूंगी, मैं शादी कर लूंगी। और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए है ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। ये लीजिए, यहाँ तक आगे करते हैं। और सरसों की न पूछो, इस खेत में, जिस खेत के किनारे में बैठा हूं, कवि केदारनाथ अग्रवाल कह रहे हैं कि जिस खेत के किनारे मेड़ पर मैं बैठा हूं, वहां चना और अलसी का दृश्य तो मैंने बता दिया, और सरसों की पूछो ही मत। सरसों भी है उस खेत में,
सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी। वो तो सयानी हो चुकी है। सयानी होने का मतलब हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में कोई लड़की सयानी हो गई है, इसका मतलब क्या निकाला जाता है? विवाह है योग्य। ये प्रश्न आ सकता है कि सरसों के सयानी होने का मतलब क्या बताया है केदारनाथ अग्रवाल ने? विवाह योग्य हो गई है। कौन? सरसों। सरसों की मत पूछो, हो गई है सबसे, वो तो सबसे सयानी हो गई है, सबसे पहले विवाह के योग्य हो गई है, हाथ पीले कर लिए हैं। उसने तो हाथ भी पीले कर लिए हैं। हाथ पीले करना मतलब मेहंदी लगा लेना। कौन सी? विवाह की। अब यहां पर हाथ पीले का मतलब ये है कि उस खेत में सरसों पर पीले पीले फूल आ गए हैं। बस उसी में कल्पना करी है व्यक्त कवि ने कि सरसों मत पूछो, वो तो युवा हो गई है, वो जवान हो गई है, उसके तो पीले फूले फूल भी खिल गए हैं। और कवि को लगता है जैसे सरसों रूपी बालिका विवाह के योग्य हो गई है, हाथ पीले करके ब्याह के मंडप में पधार चुकी है। सरसों का ब्याह होने वाला है। और फाग गाता मास फागुन। कौन सा महीना चल रहा है? फागुन का महीना चल रहा है। आप सभी जानते हैं मार्च के महीने में लगभग फागुन आ जाता है, और उसी महीने में सरसों पीली हो जाती है, फूल खिल जाते हैं। फाग गाता हुआ, फाग के गीत गाता हुआ, उस महीने में फाग के गीत गाए जाते हैं। फागुन के महीने में होली के अवसर पर कौन से गीत गाए जाते हैं? फाग के गीत। तो फाग के गीत गाते हुए फागुन का महीना आ गया है, और उस महीने में मैं देख रहा हूँ इस खेत में सरसों भी सयानी हो गई है, चना और अलसी का भी विवाह हो गया है, और सरसों तो हाथ पीले करके मानो ब्याह मंडप में आ गई है, अर्थात फसल पककर तैयार हो रही है, तैयार हो गई है। आगे देखते हैं। फाग गाता मास फागुन आ गया है आज, जैसे देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है इस विजन में, दूर व्यापारिक नगर में प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक। छोटी छोटी बातें हैं, बहुत गहराई लिए हुए हैं, हमें साधारण शब्द नजर आ रहे हैं। देखता हूँ स्वयंवर हो रहा है, मैं देख रहा हूँ इस मेड़ के किनारे बैठा बैठा कि इस खेत में फसलों का मानो क्या हो रहा है? स्वयंवर हो रहा है। स्वयं अपना वर चुन रही है। एक कह रही है कि कोई मेरे इस फूल को छुएगा तो मैं हृदय का दान दूंगी। जैसे स्वयंवर में एक शर्त रखी जाती थी कि कोई इस धनुष को तोड़ेगा या इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा या मछली की आंख में तीर मारेगा तो मैं उससे विवाह करूंगी। ठीक ऐसा ही यहाँ हो रहा है। अलसी कह रही है चने से कि जो इस फूल को छुएगा मैं उससे विवाह कर लूंगी, क्योंकि चना ठीकना है, छू लेगा तो विवाह हो जाएगा। देखता हूँ, कवि कह रहा है कि मैं देख रहा हूँ कि इस खेत में स्वयंवर हो रहा है, फसलों का ब्याह हो रहा है स्वयंवर के माध्यम से। प्रकृति का अनुराग, अनुराग यानी प्रेम भरा हुआ, प्रेम से भरा अंचल, आंचल प्राकृतिक परिवेश, वातावरण, इस प्रकृति का प्रेम भरा वातावरण हिल रहा है। हिल रहा है मतलब घूम रहा है, हिलमिल रहा है, आपस में फसलें मानो बातें कर रही हैं। इस विजन में, विजन मतलब जन रहित, जन रहित अकेली सुनसान इलाके में प्रकृति का ये प्रेम भरा वातावरण हिलता हुआ नजर आ रहा है, मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है। इस एकांत वातावरण, इस विजन में मतलब इस एकांत नगर में, सॉरी एकांत वातावरण में, एकांत स्थान पर प्रकृति का प्रेम भरा वातावरण दिखाई दे रहा है दूर व्यापारिक नगर से। और जो दूर व्यापारिक नगर है, कैसा नगर? व्यापारिक, शहर से दूर एकांत स्थान में स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का प्रेम भरा अंचल मेरे को स्पष्ट हिलता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? प्रश्न बनता है यहाँ पर, प्रकृति का प्रेम भरा अंचल केवल विजन में है, एकांत में है, खेतों में है, व्यापारिक नगर में क्यों नहीं है? क्योंकि व्यापारिक नगर में छल है, कपट है, व्यापार है, धोखा है, एक का धोखा दूसरे का मुनाफा है। तो इस व्यापारिक नगर से दूर ये प्रकृति का प्रेम भरा अंचल मेरे को दिखाई दे रहा है, जहाँ केवल प्रेम प्रेम है, क्योंकि व्यापारिक नगर में तो धोखा छल कपट दिखाई देगा। प्रेम की प्रिय भूमि, ये प्रेम से भरी हुई प्यारी भूमि उपजाऊ भी अधिक है, बहुत उपजाऊ है। यहाँ पर देखो कितनी अच्छी फसल खड़ी हुई है, जो व्यापारिक नगर से, शहरी इलाके से बिल्कुल एकांत स्थान पर प्रेम से भरा हुआ ये अंचल खिलता हुआ नजर आ रहा है। मुझे स्वयंवर नजर आ रहा है,
फसलों का विवाह नजरे आ रहा है। अब आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करने की कोशिश करेंगे। छोटे छोटे 2 भागों में इस कविता को कंप्लीट करेंगे, अच्छे से समझ में आ जाए जो बातें हैं, क्योंकि एक एक पंक्ति में प्रश्न बनता है। अच्छे से ये कविता याद रहे, स्टोरी के रूप में ये याद रहे तो अच्छा होगा। मैं समझता हूँ कि यहाँ तक ये कविता मेरे द्वारा आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। इसका अगला अंक लेकर के आता हूँ मैं। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।